सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज एक ज्वलंत मुद्दे पर चर्चा करने जा रहा हूं। एक फिल्म अभिनेत्री हैं कंगना रनौत, जिन्होंने कि एक बयान दिया कि 1947 में भारत आज़ाद नहीं हुआ था। अपने प्रयास से उसे तो वह भीख में मिली थी। वह आज़ादी, वास्तविक आज़ादी तो भारत को सन 2014 में मिली, जब बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हुई, बहुत सारे संगठनों ने, कुछ पार्टियों ने बहुत विरोध जताया और उनको उसके पहले जो है पद्मश्री का पुरस्कार मिला था। पुरस्कार के वापस करने की भी बात उठी, तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे कोई गलत साबित कर देगा तो पुरस्कार वापस कर दूंगी। फिर उन्होंने गांधी जी के ऊपर भी बात कही कि वे कहते थे कि एक गाल में अगर कोई थप्पड़ मार देता है तो दूसरे गाल को भी आगे कर दो। तो इस तरह से तो आज़ादी नहीं मिलती है, इस तरह से तो भीख ही मिल सकती है। अब हम लोग उस समय की परिस्थितियों पर आते हैं। क्या अब कुछ लोग इस पर भी चर्चा कर रहे हैं, जो कि यहाँ प्रासंगिक नहीं है, कि वो एक्ट्रेस है तो वो क्या जानती है, अभिनेत्री है तो क्या जानती है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई एक्ट्रेस है तो इससे कोई मतलब नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति अध्ययन कर सकता है भारतीय इतिहास का, किसी चीज़ का भी, और उस विषय पर कह सकता है। कहने का अधिकार भी सबको है। और उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं, यदि आपके पास उसके उत्तर हैं तो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यह समझेंगे कि उस वक्त की जो तात्कालिक परिस्थितियां थी भारत की, और सिर्फ भारत के नहीं पूरे विश्व की, आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ 1945 में, उसके बाद करीब 5-6 वर्ष के भीतर में विश्व के करीब करीब सारे देश आजाद हो चुके थे। ऐसी क्या बात हुई कि सारे देश आजाद हो गए? यह ठीक है कि जागृति भी फैल रही थी, यह बात भी ठीक है कि हर देश में आंदोलन चल रहे थे, परंतु फिर भी वे आजाद तो नहीं हो पा रहे थे। एकाएक सभी देश कैसे आजाद हो गए? चीन तो भारत के बाद आजाद हुआ, इतना बड़ा देश होकर के भी। तो इसके पीछे हम ये समझते हैं, जानते हैं कि आखिर जितने भी ये देश थे, ये गुलाम बनाए क्यों गए थे? यहाँ पर जब इंग्लैंड में और अमेरिका में और पूरे यूरोप में ही औद्योगिक क्रांति हुई, तो वे सब अपने उस क्रांति को और अधिक तेज करने के लिए और बनाए रखने के लिए उनके जो उद्योगपति थे, उनके जो व्यापारी थे,
वे कच्चे माल की खोज में, व्यापार की खोज में, अपने सामान को बेचने की खोज में निकल पड़े और उन्हें जहाँ से कच्चा माल मिला, सस्ता लेबर मिला, लेबर भी जहाँ सस्ता मिल सकता था वहाँ उत्पादन के लिए हो गया, जहाँ ज़मीनें फ्री मिल रही थी, सस्ती मिल रही थी, जहाँ के राजाओं महाराजाओं का उस वक्त जो संबंध था वो विकसित करके जो सहयोग मिल सकता था उसको उन्होंने लिया, जो सुरक्षा मिल सकती थी। तो वैसा उन लोगों ने प्रयास किया, वही उनका प्रयास भी था। और उसमें जहाँ उनको बाधाएं आई तो धीरे धीरे वहाँ के लोगों से हिलते मिलते जुलते वहाँ के राजाओं को भी पलटना शुरू कर दिया। अपने हिसाब से वो गवर्नमेंट बनाने लगे ताकि सरकारें जो है उसके हिसाब से रहेगी तो उन्हें अपने सामान को बेचने में इसमें सुविधा होगी और लेबर को भी अपने हिसाब से कर सकेंगे और कच्चे माल को भी वो कर सकते हैं। तो शासन करना उनकी मुख्य बात नहीं थी, मुख्य बात ताकि किस तरह से हम सारी चीज़ को एक्सप्लॉइट करें, अपने संसाधनों को बढ़ाएं, अपनी ताकत को बढ़ाएं। और इसी एवज में, इसी प्रक्रिया के लिए वे शासन कर रहे थे। यानी शासन करना उनका प्राइमरी मोटो नहीं था, प्राइमरी मोटो था शोषण करना। और इसमें वे शासन करने लगे थे इसी के लिए। और अब इसमें फिर जो है उनके यहाँ की जो मिशनरियाँ थी, जो वे सब भी आ गए, उन लोगों ने भी सरकार बनाने पर ज़्यादा जोर दिया ताकि वे अपने कन्वर्जन का जो खेल है, धर्म परिवर्तन का, उसको खेल सकें और यहाँ के लोगों को बदल करके संसाधन को और ज़्यादा चूस सकें। और यहाँ की जो भी है, जिस भी देश की धर्म संस्कृति को ख़त्म करके अपने देश की धर्म संस्कृति को वहाँ पर थोप सकें। इसी प्लानिंग के तहत वे काम कर रहे थे। इसी में धीरे धीरे सारे देश गुलाम बन गए, क्योंकि देखिए गुलाम वही बनता है जिसके पास तकनीक कम होती है, जो टेक्नोलॉजी में पीछे हो जाते हैं, विशेषकर वेपनरी में पीछे हो जाते हैं, जो आयुध विज्ञान है उसमें पीछे हो जाते हैं, और संसाधन में जो पीछे हो जाते हैं, धन के पास धन की कमी हो जाती है और जन की कमी हो जाती है। उन्होंने वहीं के जन को किराए पर लेके ट्रेनिंग दे करके उनका धर्म परिवर्तन करा करके अपने ही देश के विरुद्ध, अपने ही लोगों के विरुद्ध खड़ा कर दिया और उन्हीं के जरिए जो है उनकी सेना बना करके उसी से वहाँ के जो राजा महाराजा थे उनके सेना से लड़ा करके उनको हरा दिया और इस तरह से उन्हीं के जरिए उन्हीं को गुलाम बना लिया। ये कितना मास्टर स्ट्रोक था। तो इस तरह से ये गुलाम बन गए, उपनिवेश बन गए। अब बात आती है आज़ादी की। तो आज़ादी के ऊपर डिस्कशन करने के पहले हम लोग आज़ादी की परिभाषा की बात कर लें। आखिर आज़ादी की परिभाषा क्या है जो आज़ादी आज़ादी चिल्ला रहे? क्या हम लोग 1947 में आज़ाद हुए या 2014 में आज़ाद हुए? तो पहले हम समझते हैं कि आज़ादी क्या है, गुलामी क्या है, उसकी परिभाषा पर जाते हैं। आज़ादी का अर्थ तो यह है कि जब व्यक्ति अपने जीने के लिए नियम कानून स्वयं बनाए तो वह व्यक्ति आज़ाद है। जब कोई समाज या कोई देश अपने द्वारा स्वयं कानून बनाए अपने जीने के लिए, तब माना जाता है कि वह देश आज़ाद है। अपना निर्णय वह स्वयं ले सके। जब उसके बाबत कोई दूसरा निर्णय लेता है तो उसको गुलाम कहा जाता है, उसको दास कहा जाता है, उसको परतंत्र कहा जाता है। तो अब अगर 1947 की बात करें, जिसको कहा जाता है कि हम लोग आज़ाद हुए, तो क्या 1947 के बाद हम लोग अपना नियम कानून बना पाए? इसके बाद भी तो हम लोग जनप्रतिनिधियों के ही गुलाम रहे। जनता कहाँ नियम कानून बना रही है? खैर, अब हम उस पर अभी इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले उस पर आते हैं कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध में
जो देश उपनिवेश बनाए थे उनको बहुत लड़ना पड़ा, उनके धन की बहुत क्षति हुई, क्योंकि बहुत हथियार हुए बर्बाद बहुत। तो उनका जो प्रॉफिट था वो बहुत कम हो गया, और आंदोलन भी हो रहे थे, उसके कारण भी वे मुसीबत में थे, और अपने देश को छोड़ करके आना और मैनेज करना इधर, वह भी उनके लिए बहुत थकाने वाला काम था। परंतु इसके बावजूद भी वे नहीं छोड़ते, क्योंकि लाभ कम हो गया था, खत्म नहीं हो गया था। उन्होंने छोड़ा किस लिए, कब छोड़ा? उन्होंने इसके ऊपर पूरा मंथन किया, चिंतन किया कि हम लोग ऐसा क्या करें कि हम लोग का लाभ अधिकतम हो। इन लोग को लगे कि ये लोग आज़ाद भी हो गए और हम इनके ऊपर शासन भी करें। इनको लगे कि आज़ाद हो गए, हो नहीं ये आज़ाद, और हम शासन भी इन पर कर सकें, अपने कानून इन पर थोप सके। ये कंपनियों ने डिजाइनिंग किया। मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं, कई देशों में जो कंपनी फैली होती है, उनका साम्राज्य इस तरह से चलता है। तो उन लोगों ने सोचा, उन लोगों ने नक्शा बनाया, और उन्होंने ये बनाया कि हम लोग जो है एक लीग बनाते हैं, एक संघ बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। तो वही उन लोगों ने यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बनवाया। और चूंकि वे खुद बनाते तो उसमें शामिल कौन होता, इसलिए उन लोगों ने बहुत दिमाग लगाया, राष्ट्र के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन बनाया कि राष्ट्र के नाम पर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, सारे राष्ट्र जो है इसमें सदस्य बनेंगे, और इस ऑर्गेनाइजेशन को कौन चलाएगा? तो हम लोग चलाएंगे, बैक से, पीछे से। पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग चला रहे हैं, और हम लोग चलाएंगे भी। इस ऑर्गेनाइजेशन को भी चलाएंगे, और इस ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर स्टेट होंगे उनको भी चलाएंगे। तो उन लोगों ने ऐसा लीग बना दिया, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, उसमें सारे विश्व के सब देश शामिल हो गए। और उसमें यह हुआ कि भाई इसमें जो नियम कानून बनेंगे, वे नियम कानून जिस तरह से जो पास हो जाएंगे, उसके हिसाब से सभी देश जो है कानून बनाएंगे। तो उसमें जो भी नियम कानून पास होते रहे, तो वे सब सारे कानून सभी देशों के लिए एक तरह से अनिवार्य कर दिया गया। उनको समय दे दिया जाता है कि भाई आप अपने स्टेट में, अपने कंट्री में आप 10 वर्ष 20 वर्ष का मार्जिन दे दिया जाता है कि 10 वर्ष या 20 वर्ष या 5 वर्ष या 15 वर्ष के भीतर में आप अमुक अमुक कानून को बना लें। तो जितने भी कानून बने भारत में, आपको लगता है कि अपने से बन रहे हैं, लेकिन ये सब कानून संयुक्त राष्ट्र संघ से बन करके ही वहाँ से जो पास होते हैं वही बनते हैं, और वहाँ वही पास होते हैं जो कि ये कंपनियां चाहती हैं, यानी इन सब के पीछे कंपनियां होती हैं। जब वहाँ वे सब डिजाइनिंग कर लिए, अभी डंकल प्रस्ताव आया था कुछ समय पहले, बहुत हल्ला हुआ, लेकिन देखिए भारत को मानना पड़ गया। तो जो भी प्रस्ताव आते हैं वहाँ से पास होके, चाहे IMF का आए, चाहे WHO का आए, चाहे कोई भी आए, तो सभी राष्ट्र को उसे मानना पड़ता है। सभी राष्ट्र उसके अनुसार से अपना अपना कानून बना लेते हैं। वहाँ का प्रेशर होता है उन मल्टीनेशनल कंपनियों का। तो जब कंपनियों ने ऐसे डिजाइनिंग कर ली, तो उसके बाद फिर हुआ कि इन लोगों को छोड़ दिया जाए। तो सभी देशों को फिर छोड़ दिया गया। ये लोग सोचने लगे कि हम लोग आज़ादी ले लिए, लेकिन आज़ादी ले नहीं लिए। और जो यहाँ पर अंग्रेज के पास इतनी सेना थी, इतने लोग थे, इतने संसाधन थे कि यहाँ के ही नहीं बल्कि दुनिया के किसी भी देश के जो स्वतंत्रता सेनानी बन रहे थे उनको सबको मारा जा सकता था, और वे मारने में थोड़ा भी नहीं हिचकते। यदि वे यह संकल्प कर लेते कि नहीं, हम लोग को तो इसे आज़ाद नहीं होने देना, हमें रखे रहना। अगर उन्होंने यह फार्मूला नहीं बनाया होता UNO का, तो ये आज़ाद नहीं हो सकते थे। कोई भी देश आज़ाद नहीं हो सकता था, चाहे चीन हो, चाहे भारत हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बर्मा हो, चाहे अन्य और कोई भी स्टेट हो। पूरा अफ्रीका गुलाम था, सब अमेरिकन स्टेट थे, सब गुलामी थे। तो ये कोई आज़ाद नहीं हो सकते थे। मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह वगैरह जितने भी थे, सब गुलाम थे।
तो उन लोगों ने निर्णय यही लिया कि हमें इनको छोड़ देना है, यानी भीख में दे देनी है इनको एक भ्रम में डाल देना है कि तुम लोग आज़ाद हो, और कानून बनाते रहना है पीछे से, यानी नाक को इधर से पकड़ लेना है, सीधा नहीं पकड़ करके। तो ये योजना बनी और इस योजना पर काम हुआ। तो हम लोग सोचते हैं कि गांधी जी ने आज़ादी दिला दी, उसी तरह से कोई और सोच रहा होगा अलग अलग देश में कि इसने आज़ादी दिला दी, माओ त्से ने आज़ादी दिला दी, तो फलना टिकना। कोई आज़ादी नहीं दिला पाया। इन सबको चाहते तो अंग्रेज सब या फ्रांसीसी सब या अमेरिकन या जर्मन या रशियन, ये सब मार सकते थे। उनके पास पर्याप्त हथियार, मैन पावर, सब कुछ था, यहीं के लोग थे। ये गांधी वांधी कुछ नहीं है, सब ये जब चाहते तब मार देते और कुछ नहीं बिगड़ता इनका। लेकिन इन लोगों ने सोच लिया कि हम लोग को बहुत टैक्टिस से काम करना है, क्योंकि वे बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन वो अलग ढंग से चलता है, उसे तानाशाह नहीं होना है, उसे तो अपना लाभ कमाना है। अपने कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनको लाभ देना है, उनको लाशें नहीं देनी है क्योंकि लाशों का वे क्या करेंगे, उन्हें तो लाभ देना है, उन्हें तो धन देना है, लाशें नहीं देनी। तो उन लोगों ने ऐसी ही योजना बनाई और इसके कारण सबको आज़ादी मिली। तो यह जो आज़ादी मिली वास्तव में भीख में मिली, एक टैक्टिस के तहत मिली जिसमें कि आज़ादी दिखे लेकिन हो नहीं। तो वैसी आज़ादी मिली जो कि वास्तव में आज़ादी थी नहीं, फर्जी थी। अब इसके बाद जो है बात आती है कि 2014 की, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो वह जो आज़ादी मिली तो वह तो जो 1947 के बाद जो देश का विभाजन हो गया और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर शासन किया और संविधान बनाया। तो ये संविधान इस तरह के थे, विभाजन तो इस आधार पर हुआ कि भाई एक हिंदू और एक मुस्लिम स्टेट बन रहा है, तो मुसलमानों को अपना देश मिल गया, उसके बावजूद भी मुस्लिम यहाँ रह गए, उन्हें रहने दिया गया। जबकि हिंदू और मुस्लिम के नाम पर विभाजन हुआ था, तो इसे हिंदू राज बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। वे सब मुस्लिम राज बन गए और यहाँ के मुस्लिम गए भी नहीं, यानी उन्होंने वह भी ले लिया और उसके बाद सोचते हैं कि इसको भी ले लें इस स्कीम के प्लानिंग के तहत वे यहाँ कुछ रह गए। अब इसके बाद जो है यहाँ का जो संविधान बना वो हिंदू विरोधी संविधान बन गया। इस संविधान में सब अल्पसंख्यकों को हर सुविधाओं को देने की बात हो गई, और अल्पसंख्यक कितनी आबादी तक रहेंगे इसको डिफाइन भी नहीं किया गया कि अल्पसंख्यक किसे कहा जाएगा। किसी राज्य में कोई वही अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हो सकता है, और पूरे देश में उसकी संख्या कितनी होगी कि वो उसको अल्पसंख्यक कहा जाएगा और उसके लिए उसको फैसिलिटी दिया जाएगा। अब एक प्रश्न यह भी है कि उसको फैसिलिटी क्यों दिया जाएगा? बहुसंख्यक देश में अल्पसंख्यक को क्यों फैसिलिटी दी जाएगी? क्यों अतिरिक्त उन्हें दिया जाएगा? क्यों जो बहुसंख्यक है वह क्यों अपना पैसा, अपना टैक्स देगा उनको? क्यों किसी को अतिरिक्त सुविधा दी जाएगी? तो यह जो अपीजमेंट पॉलिसी चली, तुष्टीकरण की नीति, ये भारत के लिए और खतरनाक हो गई, जिसने हिंदुओं के विरुद्ध में काम करना शुरू किया। और इसके पीछे हिंदुओं के क्या दोष था? हिंदुओं का दोष यह था कि वे एकजुट नहीं थे अपने धर्म के नाम पर, अपने संस्कृति के नाम पर। उनका जो सारा समर्पण था वह अपने जाति के नाम पर था। इस बात को कांग्रेस ने समझ लिया था और इसलिए वे सोचे कि हिंदुओं के विरुद्ध में कोई भी लॉ बनाया जाए, ये कुछ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हिंदू के नाम पर वोट नहीं करते हैं, ये वोट तो जाति के नाम पर करते हैं। तो जाति के नाम पर ही सब कुछ खेल चलता रहा। लेकिन जब धीरे 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 अत्याचार बढ़ते रहे, बहुत समय होता गया, तो एक सीमा तक बर्दाश्त होता गया। भाई प्रतिक्रिया स्वरूप सब जो है हिंदू में हिंदू जागृति आने लगी। ये मुसलमानों की देन है कि हिंदू जागृति आई। मुसलमानों की अति मुस्लिम वादिता जो है उसने हिंदुत्व को जन्म दिया, इस तरह के हिंदुत्व को जिसकी बात अब हम लोग करने जा रहे हैं।
हिंदुत्व तो ऐसे बहुत अच्छा शब्द है, लेकिन जो अपने डिफेंड करने की और अपने हक के लिए लड़ने की जो बात और एकजुटता की बात आई, वो उनके अत्यधिक तुष्टीकरण की वजह से और मुस्लिमों का अत्यधिक दबाव बनाने के कारण आया। तो और इस चीज़ को आरएसएस ने धीरे धीरे तगड़ा किया, उनको जोड़ा, एकजुट किया, धीरे धीरे उसको वोट बैंक में कन्वर्ट कर दिया, हिंदू को एकजुट कर दिया, हिंदू में वो चेतना आ गई, जन जागृति आ गई। और अब जो है एक वोट मुफ्त जब वोट हिंदुओं का पड़ने लगा तो उससे भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार आ गई 2014 में। पहले भी वाजपेयी के समय में था, लेकिन बहुमत तो नहीं था पूरा, कई दलों का गठजोड़ से वो बना था, लेकिन एक भूमिका तो तैयार हो गई थी, एक अंदेशा लगने लगा था, और ऐसा जो है 2014 में आ गया। उसी आधार पर कंगना रनौत ने कहा कि आज़ादी मिली है, क्योंकि अब यह ऐसी सरकार बनी थी जिन्होंने कि एक भारतीयता के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर संगठित किया था और वोट पाया था। और चूंकि यह देश बहुसंख्यक देश है, ये हिंदुओं का देश रहा है, बाकी जितने भी आए तो सब बाद में ही तो आए, बाद में तो विकसित हुए, है तो था तो हिंदू का ही। अगर हिंदू एकजुट रहे होते तो शुरू में ही खत्म कर दिए होते, इन लोगों को विकसित ही नहीं होने दिए होते। कोई विरोधी आवाज उठाता तो मार देते, काम खत्म, सब जब रहता तो हिंदू ही रहता यहाँ। तो वैसी नीति हिंदुओं की नहीं रही, तो उसके कारण ये समय झेलना पड़ गया। उनको स्पेस देने के कारण, एक विरोधी शत्रु मत को स्पेस देने के कारण ऐसा हुआ कि अंत में अपने पर ही खतरा आ गया। ये ठीक ऐसा ही है कि आप अपने घर में एक सांप पाल लो, तो वह सांप आज तो कल, कल नहीं तो परसों वो सांप अगर नहीं भी काटा तो उसके बच्चे, उसकी अन्य पीढ़ी जो है वो काट लेगी। इस तरह से आपके परिवार को नाश कर देगी यदि आप पालते रहे तो ऐसा ही होता रहा। अब जब सांपों की संख्या बहुत बढ़ गई और इनका जीना हराम हो गया, तो कार्रवाई करने लगे। तो अब सांप कहने लगे कि हम लोग तो यहाँ बरसों से रह रहे हैं तुम लोग हम लोग को मारने नहीं दे रहे हो, हम लोग काटना चाह रहे हैं, काटने नहीं दे रहे हो, ऐसा ये कहना शुरू किए। तो अब जो कंगना रनौत ने कहा, तो वह ऐसी ही आज़ादी की बात कर रही है कि 2014 में वास्तव में हिंदू जागरण हो गया और उसके कारण जो है यह देश आज़ाद हुआ। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आज़ादी की जो वास्तविक परिभाषा है उसके तहत तो अभी बात नहीं आई है। क्यों? क्योंकि अभी जो जनप्रतिनिधि शासन कर रहे हैं, जिस बात को मैंने आपको पहले कहा था, वास्तव में आज़ादी तो तब आएगी जब यहाँ एक एक मुद्दे पर, एक एक जो नियम कानून बनते हैं उस पर, एक एक गतिविधि जो प्रशासन करता है उस पर जनता का निर्देश हो, आदेश हो, अंकुश हो और सकारात्मक प्रोत्साहन भी हो, तब वह माना जाएगा कि वास्तव में देश आज़ाद हुआ। अभी तो जनता की भागीदारी क्या है? 5 साल में 1 सेकंड के लिए है बस, जब वो वोट दबाता है, बस 1 सेकंड लगता है वोट दबाने में, उसकी भूमिका समाप्त। तो वह आज़ादी उसकी बस 1 सेकंड वाली है। 5 साल में 1 सेकंड का जो महत्व है, उतने ही प्रतिशत उसे आज़ादी मिली। तो अभी आज़ादी मिलने बाकी है। जिस समय भारत के एक एक व्यक्ति को हम वह शक्ति देंगे जब वह कानून बना सके, संविधान को संशोधित कर सके, संविधान में बदलाव कर सके, अधिकारियों को आदेश निर्देश दे सके, अधिकारियों का तबादला कर सके, अधिकारियों को प्रोन्नति कर सके, हर निर्णय में उसकी भूमिका हो, वोटिंग उसको हाथ से दे, मोबाइल फोन से ही वोटिंग कर दे, ई वोटिंग सिस्टम शुरू हो। और ये बहुत खुशखबरी की बात है कि निर्वाचन आयोग ने प्रयोग के रूप में तेलंगाना में ई वोटिंग की बात की है, लेकिन वही वोटिंग जो है ऐसा हो कि इसमें जनप्रतिनिधि नहीं हो, सीधे कानून बनाने का अधिकार मिले। हालांकि फेज दर फेज आने के लिए ठीक है, जनप्रतिनिधि चुने जाएं, वहाँ पार्लियामेंट में जो कानून बने वह जनता द्वारा भी पास हो, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे जनता जैसे परिपक्व होती जाएगी वैसे वैसे नेता सब हटना शुरू करें और अंततः
सारे नेताओं को समाप्त कर दिया जाए और सीधे जनता का शासन हो, उस समय मानेंगे कि हमारी आज़ादी आ गई, हम स्वतंत्र हो गए। तो अभी वह डेट नहीं आया है, अब देखिए वह समय कब आता है। ये आप लोगों की जागृति पर है जो समय आएगा। ओम।